देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। बिजनौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। बिजनौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर 192 रुपए सस्ता। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम घटा। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता व कोलकाता में 209 रुपए हुआ सस्ता। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं। नहटौर इंडियन गैस एजेंसी मैनेजर विकी कुमार ने कहा, कमर्शियल सिलेंडर में दाम घटने से होटल व ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को राहत मिलेगी। खाना, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा व अन्य सामान सस्ते होने की संभावना है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्की कुमार। मैं यहाँ पर मैनेजर पद पर हूँ, शिवम इंडियन सेवा नहटौर से। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार होटल और ढाबे वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 3200 रुपये का कॉमर्शियल उन्हें पड़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा चार्जेस महंगे थे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा होटल वालों को दिक्कत आ रही थी। तो सरकार ने इस चीज़ में उन्होंने रखा कि होटल वालों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने पिछली बार भी 141 रुपये घटाए थे और इस महीने भी उन्होंने 192 रुपये कॉमर्शियल पर घटाए हैं। नहीं, इसमें 2-3 महीने से यही रेट चल रहे हैं। 256 रुपये का रेट चल रहा है इसका। नहीं, केवल कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ोतरी हुई है। हाँ, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और लग रहा है कि अभी अगले महीने में शायद कुछ कम हो सकते हैं पैसे, और सभी ढाबे वालों को और होटलों वालों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अभी तो फिलहाल नहीं कहा जा रहा, लेकिन शायद आने वाले इसमें 1-2 महीने में शायद लग सकता है कि इसमें कुछ पैसे घटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के समीप स्थित श्री मनसा देवी चरण पादुका मंदिर परिसर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा, अतिथि देवो भव। कांवड़ के श्रद्धालु हमारे देव के समान हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा, कई कांवड़िए भांग का नशा कर कांवड़ को उठाकर ले जाते हैं, उनका शरीर नशे से खराब हो जाता है। उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो भक्ति भाव से हरिद्वार से गंगा स्नान कर हृदय से भोले बाबा की उपासना कर सच्चे मन से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं, उन्हें नशे से दूर रहकर कांवड़ उठानी चाहिए। हमारी कांवड़ियों से यही शुभकामना है कि वो कांवड़ उठाएं और हमारे कांवड़ यात्रा नशा मुक्त हो। हरिद्वार के वासी है, उनसे भी हमने अपील की है, कृपया ये तो 1 हफ्ते की कावड़ है और आप भी जितने भी कावड़ी भाई हमारे आते हैं, अतिथि देवो भवा, हमें भी इनको देव के समान समझना चाहिए। और हमने देखा है जब ये लोग हरियाणा में पहुंचते, दिल्ली में पहुंचते हैं, यूपी में जाते, राजस्थान में वापस जाते हैं, इनके पाँव में बहुत बड़े बड़े छाले होते हैं। ये लोग कैसे यहाँ से जाते हैं ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मंदिर है, मठ है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं इनकी टांगें सूजी हुई होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये ज़्यादा जो वाद विवाद होता है हरिद्वार में ही होता है। हरिद्वार के बाद में बिल्कुल ये शांत मर्यादा से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने एक कावड़ी से पूछा, मैंने कहा, मेरे भैया आपने भांग क्यों खाई? वो भांग खा रहा था। उन्होंने कहा, गुरुजी भगवान शंकर भांग खाते थे। मैंने कहा, मेरे भैया भगवान शंकर तो विष भी पीते थे। ऐसा काम हम ना करें कि जो उचित ना हो, और हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए जो हमारी कावड़ यात्रा हो नशा मुक्त। गुरुजी, कावड़िए के उसमें देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी आपने सही कहा, हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखिए, आप भगवान शंकर की पूजा करने निकल रहे हैं, आप कावड़ लेके जा रहे हैं, आप इतना गुस्सा क्रोध करते हैं, अच्छा नहीं है। जानबूझ से कोई टकराता नहीं है, जानबूझ से कोई किसी को चोट नहीं देता है, जाने अनजाने में हो जाता है। इसलिए आपका भाव होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और जितनी हम शांति रखेंगे, और भगवान शंकर का स्वभाव क्या है? शांत स्वभाव है, और हमें भी वैसा ही स्वभाव रखना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आगे चल के जो भी कावड़ लेके जाते हैं, आजकल एक नई कावड़ भी बनी है, वो हमारे जैसे
गैर हिंदू की कावड़ होती है वैसे बनी हुई है। लेकिन हमें प्रयास होना चाहिए हमारी कावड़ जो है सनातन कावड़ हो। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ होटल है, जगह जगह पर होटल है, वहाँ भी हमें देखना चाहिए कि किस होटल में कौन सा होटल हिंदुओं का है, कहाँ देवी देवताओं के फोटो लगे हैं। क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कहीं गैर हिंदू हमें टारगेट कर रही है, कैसे हमारे सनातन को खंडित किया जाए, कैसे आपके व्रत उपवास को खंडित किया जाए। इसलिए खाना वहीं खाएं जहाँ आपको। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मेला कंट्रोल रूम में स्थापित पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांवड़ मेला 2026 के दूसरे दिन शिव भक्तों की भारी आमद देखने को मिली। शनिवार को कुल 14,55,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने से अब तक कुल 25,10,000 शिव भक्त पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न राज्यों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा रही हैं। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रमुख स्नान घाटों, कांवड़ मार्गों तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि यात्रा के दौरान निर्धारित मार्गों का पालन करें, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करें और स्वच्छ एवं सुरक्षित कांवड़ यात्रा के संचालन में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। थाना क्षेत्र नंदग्राम में 2 टेम्पो को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर हादसे में नंदग्राम थाना पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के साथ साथ चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है ताकि हादसे की सही वजह का पता लगाया जा सके। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 टेम्पो को मारी टक्कर, दिल्ली की महिला गंभीर रूप से घायल। नंदग्राम थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए आगे चल रहे 2 अलग अलग सवारी टेम्पो को एक के बाद एक जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में दोनों टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत ये रही कि टेम्पो में सवार अन्य यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन एक टेम्पो में बैठी महिला यात्री इसकी सीधी चपेट में आ गई। शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने चालक के नशे में होने का अंदेशा जताया था, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे की बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ये जांच का विषय है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं घायल खातून। घायल की पहचान हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला की पहचान खातून निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली के रूप में हुई है। हालत नाजुक, खातून के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है जी। क्या घटना हुई आज? आज जो है घटना ये हुई है कि हमारी बहन है, उसका नाम खातून है जी, और वो घर से चली दवाई लेने के लिए वहाँ मरियम हॉस्पिटल के लिए जी। और वो वहाँ से दवाई लेने के लिए जाते रास्ते में मेरठ मोड़ पे एक टेम्पो में बैठी थी, 3 व्हीलर में, और उसमें जी पीछे से टक्कर मार दी ट्रैक्टर वाले ने जी। और बल्कि बहुत शराब के नशे में था, यानी कि होश भी नहीं था, उसे इतना नशा था। उसने टक्कर इतनी तेज मारी कि हमारी बहन की पसली टूट गई या फट गई, उसकी मुझे मालूम नहीं है। हम उसे एमएमजी हमने पहले तो 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल करने के बाद में पुलिस आ गई और पुलिस आने के बाद में जो है फिर उनको एमएमजी अस्पताल भेजा गया। एमएमजी अस्पताल भेजने के बाद में उन्होंने वहाँ से जी उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जीटीबी अस्पताल जी, और पुलिस अपनी नंदग्राम चौकी में अपनी कार्रवाई कर रही है। तो ये कौन सा थाना क्षेत्र, कौन सी जगह है? ये नंदग्राम है, नंदग्राम चौकी है ये। जी जी जी। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकबर। क्या हुआ था, आप कौन है?
मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ। हाँ। मेरा टेम्पो साइड में खड़ा था, पीछे से आया दो टेम्पो में ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार के ट्रैक्टर की टक्कर लगी है। हाँ। जिसमें गाड़ी में भी नुकसान है, एक लेडीज का नुकसान है। हाँ। और क्या करूँ। आपका क्या नाम भैया? नाम हरिओम है जी। आपका क्या है? टेम्पो है जी मेरा। अच्छा, अलग अलग टेम्पो में टक्कर लगी है? अलग अलग टेम्पो दोनों एक साथ से, टेम्पो पीछे से मारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। टक्कर से। तो आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, मेरे पीछे से टेम्पो ठुक गया जिसमें मैं बैठी थी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, अब उनकी कंडीशन कैसी है? उनकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। हाँ। और तबीयत उनकी बता रहे हैं अभी तबीयत सीरियस है उनकी, क्योंकि एमएमजी से जो उन्होंने वहाँ ट्रांसफर करा, इसीलिए उन्होंने क्या ट्रांसफर चाहते करा। हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहते हैं और कानूनी कार्रवाई चाहते हैं हम। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा और गालियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज देर रात एक वीडियो जारी कर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने उन युवाओं को माफ करने की बात कही है जिन्होंने जंतर मंतर पर उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। पीएम मोदी का संदेश, गालियों से समाधान नहीं निकलता, मैं उन्हें माफ करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 31 जुलाई की रात करीब 11:06 पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना 5वां वीडियो जारी किया। वीडियो की शुरुआत उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में हाय फ्रेंड्स कहकर की। प्रधानमंत्री ने भावुक होते हुए कहा, जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने मेरे लिए भद्दी भद्दी गालियां बोली। उन्होंने आगे कहा, गालियां देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बड़ा दिल दिखाते हुए पीएम ने कहा, मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं, मेरे मन में उनके लिए कोई मैल नहीं है। क्या था पूरा मामला? हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी छात्र संगठन के नेतृत्व में नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान वायरल वीडियो प्रदर्शन में शामिल एक लड़की रुचिका सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो में इटली की पीएम का भी जिक्र किया गया था। एफआईआर दर्ज। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए युवती के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की थी, जिसे बाद में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी
मेरी इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बिजनौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। बिजनौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर 192 रुपए सस्ता। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम घटा। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपए सस्ता व कोलकाता में 209 रुपए हुआ सस्ता। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं। नहटौर इंडियन गैस एजेंसी मैनेजर विकी कुमार ने कहा, कमर्शियल सिलेंडर में दाम घटने से होटल व ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को राहत मिलेगी। खाना, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा व अन्य सामान सस्ते होने की संभावना है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्की कुमार। मैं यहाँ पर मैनेजर पद पर हूँ, शिवम इंडियन सेवा नहटौर से। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार होटल और ढाबे वालों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 3200 रुपये का कॉमर्शियल उन्हें पड़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा चार्जेस महंगे थे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा होटल वालों को दिक्कत आ रही थी। तो सरकार ने इस चीज़ में उन्होंने रखा कि होटल वालों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने पिछली बार भी 141 रुपये घटाए थे और इस महीने भी उन्होंने 192 रुपये कॉमर्शियल पर घटाए हैं। नहीं, उसमें 2-3 महीने से यही रेट चल रहे हैं। 256 रुपये का रेट चल रहा है उसका। नहीं, केवल कॉमर्शियल सिलेंडर पर कटौती हुई है। हाँ, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी और लग रहा है कि अभी अगले महीने में शायद कुछ कम हो सकते हैं पैसे, और सभी ढाबे वालों को और होटल वालों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अभी तो फिलहाल नहीं कहा जा रहा, लेकिन शायद आने वाले इसमें 1-2 महीने में शायद लग सकता है कि इसमें कुछ पैसे घटेंगे। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने। तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर उप जिला अधिकारी नजीबाबाद निरीक्षक राकेश कुमार व नायब तहसीलदार नजीबाबाद ने ड्रोन कैमरे से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मोटा महादेव मंदिर कांवड़ मार्ग का भी जायजा लिया गया। कांवड़ियों की गुलदार से सुरक्षा को लेकर ग्राम नियामतपुर, ग्राम जटपुरा, बोंडा से लेकर कोटावाली पुल तक कांवड़ मार्ग के आसपास गुलदार की ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। निरीक्षक राकेश कुमार कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर रोड डाइवर्ट भी किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर।
यूपी के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बगसरा में ग्राम प्रधान शोरन सिंह के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह मंदिर के लिए घर से निकले ग्राम प्रधान कुछ ही देर बाद मृत मिले। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान शोरन सिंह शुक्रवार सुबह रोज की तरह घर से मंदिर जाने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव में शोक के साथ साथ चिंता का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनूप शहर कोतवाली पुलिस ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक और अन्य आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एहतियात के तौर पर गांव में कई थानों का पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वहीं हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि आखिर ग्राम प्रधान शोरन सिंह की मौत कैसे हुई? क्या यह सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। चलिए देखिए खास रिपोर्ट। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर किसानों के खेतों में दाखिल हो गया है और गन्ने की लगभग 50 बीघा फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, किसान राजेंद्र सिंह का ट्यूबवेल भी तोड़ दिया, जिससे किसान का लाखों का नुकसान हो गया। किसान राजेंद्र सिंह व किसान बलराज सिंह का कहना है कि किसान पहले से ही बर्बादी की कगार पर है और गन्ने की फसल में आई बीमारी और महंगाई ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अब जंगली हाथियों ने जिस तरह से फसलों को रौंद दिया है, किसान बर्बाद हो गए हैं। वन दरोगा अजय सिंह का कहना है कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर किसानों के नुकसान का आकलन कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आपके खेत में रात हाथी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे खेत में सर 8-10 हाथी आए हैं। गिनती तो खैर नहीं कर सकते, देखो जब चारों तरफ बेहिसाब घूमे हैं, लेकिन हमारा लगभग 40 बीघा खेत है। 40 बीघे में कहीं भी 1 बीघा जमीन ऐसी नहीं छोड़ी जहां हाथी ने नुकसान न करा हो। बहुत ही बेहिसाब हाथी नुकसान कर रहे हैं। क्या का नुकसान किया आपका? हमारा गन्ना बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में तोड़ा गया, बहुत ही ज्यादा। एक हमारा समरसेबल कुआं था खेत के अंदर, जिसमें लाइट का कनेक्शन है, और रात हाथी ने हमारा ऊपर से जो है ट्यूबवेल का पाइप पकड़ के उसे ऐंठा है, तोड़ दिया गया। नीचे से कहीं से टूटा है और स्टार्टर तोड़ा है, और जो बिजली के तार थे वो सब तोड़ के नष्ट कर दिए गए हैं। क्या उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी क्या? ना, उस दिन लाइट नहीं थी रात को। वैसे रात को लाइट कम आती है, किसी दिन भले ही आ जा, नहीं तो रात को लाइट कम आ रही है। इस वजह से पता नहीं कोई अनहोनी से बच गए।
नहीं तो बिजली अगर आती हुई होती तो पता नहीं क्या अनहोनी हो सकती थी। फिर क्या अगर किसी वजह से हाथी करने लग जाता तो वन विभाग वाले आपको दोष देते? नहीं, वन विभाग का तो ये पुराना रीति रिवाज है एक तरह से कि किसान के खेत में अगर कोई भी जीव मरता है, किसी तरह से किसी को कोई हादसा होता है तो वो किसान को ही दोषित करते हैं। अब ये बताओ, किसान अपनी खेत की रक्षा नहीं कर सकता तो जीवों की रक्षा कैसे करेगा? अभी तो बिजली का ट्यूबवेल है, अब इसका कोई ये थोड़ी कि टाइम टेबल बंधा हुआ है बिजली का, बिजली तो रात को भी आती है। तो क्या ये नीचे से टूट गया आपका बोरिंग? हाँ, ये पक्का हम नहीं कह सकते कि कितने फीट नीचे से टूटा, लेकिन ये जो ट्यूबवेल है ये लोहे का है अच्छा। और ये घूमने वाला, मतलब इधर उधर घूमने वाला नहीं है, स्थायी है। अगर इसे घुमाया जाता है तो बोल्ट खोल कर घुमाया जाता है। अब ये कहीं नीचे से कहीं टूटा है। ये बोरिंग का मुंह उत्तर साइड को था। क्या चाहते हैं आप? देखो, हम तो सरकार से, वन विभाग से एक विनती करना चाहते हैं कि भाई अपने जीवों की रक्षा करें। इन खेतों के अंदर जो है, खेतों को किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमने पहले भी कई बार शिकायतें करी हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी जो है विचार नहीं करा गया। ये क्या नाम आपका? सतपाल। रात आपके खेत में हाथी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, हाथी आए थे, हमारा तो काफी नुकसान कर गए। कम से कम 9-10 थे, जिन्हें 15 थे, जो पता नहीं। साहब हम भी आए, एकदम ये तो है साहब, ये जानवर है कि लील गाँव भगा दो, बड़ी मुश्किल से आए। ट्रैक्टर भी लाए, जंगलात वाले भी आए बेचारे। बहरहाल हमारी सुनवाई नहीं होती। कितना को नुकसान कर गए? नुकसान 40 बीघा चाक है, इसमें तहस महस मचा गए। और एक सरकारी लोहे का बोरिंग था, वो प्लास्टिक का तो था नहीं जो घूम जाता, नट बोल्टों पे था वो, उसका घुमा के केबल तोड़ गए, खंभे पे से भी और स्टार्टर भी, और ये कटआउट सब पैर धर गए। क्या चाहते हैं आप लोग? आप हमारी सुनवाई हो कुछ ना कुछ। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खंड गाजियाबाद द्वारा सील किए गए एक होटल में चोरी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चोरों ने न सिर्फ होटल का ताला तोड़ा, बल्कि सरकारी सील हटाकर वहां अपना ताला लगा दिया और धीरे धीरे होटल का लगभग सारा सामान समेट ले गए। घटना सेक्टर 5 वसुंधरा स्थित होटल RN ग्रीन्स 5/1537 की है। 8 जून को आवास विकास ने कहा था, सील जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के निर्माण खंड द्वारा नियमों के उल्लंघन या विभागीय कार्रवाई के तहत बीते 8 जून 2026 को होटल RN ग्रीन्स को कानूनी रूप से सील कर दिया गया था। सीलिंग के बाद से होटल पूरी तरह बंद था। शातिर चोरों ने बदला ताला, धीरे धीरे साफ किया सामान। सील बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने होटल को अपना निशाना बनाया। चोरों ने इतनी चालाकी से वारदात को अंजाम दिया कि विभाग द्वारा लगाए गए ताले और सरकारी सील को तोड़कर वहां अपना दूसरा ताला लटका दिया, ताकि बाहर से देखने वालों को सब कुछ सामान्य लगे। इस बीच चोर लगातार होटल के अंदर से धीरे धीरे करके सारा सामान चोरी कर ले गए। सर, आज यहाँ पुलिस आई हुई है, भीड़ लगी हुई है, क्या घटना हुई है यहाँ पे? सर, ये अभी हमने 3-4 महीने पहले लगभग हमने ये लीज पे लिया था होटल उमेश कुमार पूर्वे जी से, जी, जो नोएडा में जिनका ऑफिस है। जी। ये हमने जब लिया लीज पे, उसके बाद हमने अपना कार्य करना शुरू किया हमारे लड़कों ने। तो कुछ दिन पहले अभी वसुंधरा में सूचना आई थी कि काफ़ी होटलों पे सील लगी है। उसका रीज़न रहा है कि ये जो बेल्ट है पूरी, ये आवासीय है, पर इसमें जो रेजिडेंशियल में कमर्शियल एक्टिविटी होने के कारण काफ़ी होटलों पे सील लगाई थी, जिसमें हमारा होटल भी आ गया था। सील लगने के बाद हमने काफ़ी प्रयास भी करे खुलवाने के, जो भी नॉर्म्स पूरे करे हैं हमने। नॉर्म्स पूरे करने के बाद आवास विकास जाके हमने सील खुलवाने के लिए अपना एप्लीकेशन दी है, पर अभी उसमें चल रही है कार्रवाई। लेकिन अभी पता लगा है आज ही कि हमारे होटल में चोरी हो गई है। ये आप देख रहे हो, ताला भी सील वाला तोड़कर चोरों ने अपना ताला लगा दिया है। और जब हमने लीज पे लिया था, हमें बताया गया था कि ये पूरी बेल्ट जो है कमर्शियल है और एक्टिविटी कमर्शियल भी कर सकते हैं, हमें भी जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने होटल भी ले लिया, हम चला भी रहे। हमारे क्या कहते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट लग गया है। बहुत इन्वेस्टमेंट लगने के बाद हम इस टाइम बिल्कुल रोड पे हैं, और हमारे साथ मतलब नाजायज़ बहुत ओनर की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी बहुत नाजायज़ हो रहा है। तो ये सील किसके द्वारा लगाई गई थी सर? ये सील आवास विकास द्वारा लगाई गई है, पर्चा लगा हुआ है। आवास विकास। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता
के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। M&M द्वारा सीवी कारोबार के हस्तांतरण के बाद SML महिंद्रा नए भारी ट्रकों पर नजर रख रही है। ACME सोलर ने 250 मेगावाट FDRE परियोजना के लिए 3,404 करोड़ की PF से फंडिंग हासिल की। इनॉक्स विंड को NLC इंडिया से 200 मेगावाट परियोजना के लिए 1,600 करोड़ का ऑर्डर मिला। बायोकॉन को येसिंटिक ऑटो इंजेक्टर पेन के लिए कनाडाई स्वास्थ्य नियामक की मंजूरी मिल गई है। BHEL को नाइजीरियाई कंपनी से 8 गैस टरबाइन जनरेटर की आपूर्ति का ऑर्डर मिला। LNT को कुवैत ऑयल कंपनी से कच्चे तेल के निर्यात के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा EPS ऑर्डर मिला। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि FCI ने इथेनॉल निर्माताओं को चावल अधिग्रहण लागत से 40% कम दाम पर बेचा। आईफोन की बदौलत भारत ने मूल्य के हिसाब से पहली तिमाही में स्मार्टफोन का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया। चीन ने कृत्रिम सूर्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 582 टन का सुपर कंडक्टिंग चुंबक पूरा किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2050 तक भविष्य के लिए तैयार शहरों के निर्माण के लिए $2.4 ट्रिलियन की आवश्यकता है। ऑफ बिजनेस ने नियोजित IPO से पहले वित्त वर्ष 2026 में 724 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। भारत के मोबाइल फोन निर्यात में एक दशक में 165 गुना उछाल आया है और ये बढ़कर 2,59,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार NTPC वित्त वर्ष 2037 तक अपनी क्षमता को लगभग 3 गुना करने के लिए 17 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रख रही है। कॉनिजेंट ने ग्राहकों द्वारा खर्च में सतर्कता के चलते तिमाही राजस्व में कमजोरी का अनुमान लगाया है। ब्लूस्टोन और सेफ गोल्ड ने घरेलू सोने को डिजिटल सोने में बदलने और वार्षिक रिटर्न अर्जित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। SBI ने 7.75% कूपन दर पर टियर 1 बॉन्ड के जरिए 4,691 करोड़ रुपए जुटाए। रैपिडो की ओनली अगली तिमाही से कई शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है। कम कीमत वाले PVC रेजिन पर आयात प्रतिबंध से घरेलू कीमतों में उछाल आ सकता है। GTRI उपभोक्ता अदालत ने एयरलाइन के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा, सामान की सीमा लागू करना और चेक इन की समय सीमा का पालन करना, सेवा में कोई कमी नहीं। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। साहिबाबाद रैपिड मेट्रो स्टेशन के पास स्थित साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र की पुलिया के समीप मुख्य सड़क पूरी तरह से टूटकर मलबे में तब्दील हो चुकी है। इसके साथ ही सड़क के किनारे बह रहे गहरे और खुले नाले राहगीरों के लिए सीधा डेथ ट्रैप, मौत का कुआं साबित हो रहे हैं, जो इन दिनों स्थानीय स्तर पर भारी सुर्खियों और जन आक्रोश का विषय बने हुए हैं। घुटने घुटने तक गहरे गड्ढे, बारिश में गायब हो जाती है सड़क। स्थानीय निवासियों और दैनिक यात्रियों का कहना है, साइट 4 पुलिया के पास सड़क की हालत इतनी बदतर है, यहाँ 1-1 फीट गहरे जानलेवा गड्ढे हो चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग पर 24 घंटे भारी ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों का दबाव रहता है, जिससे सड़क लगातार धंसती जा रही है। मानसून और हालिया बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों और ऑटो सवारों को ये अंदाजा ही नहीं मिल पाता है कि सड़क है कहाँ और गड्ढा कहाँ है। आए दिन यहाँ बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सुरक्षा दीवार गायब, 10 फीट गहरे खुले नाले बढ़ा रहे हैं खौफ। सड़क टूटने से भी लापरवाही, यहाँ तक कि सड़क के समानांतर बह रहा है मुख्य नाला।
करीब 8 से 10 फीट गहरा ये नाला पूरी तरह खुला पड़ा है। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज़ 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और चलिए बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता देते हैं, जहां बिजनौर में कीचड़ और पानी से गुजरकर जाने को ग्रामीण मजबूर है। जी हां, रास्ते में कीचड़ और पानी भराव से स्कूली बच्चे व ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई सालों से कच्ची पड़ी सड़क अब तक नहीं बन पाई है और इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। एक तरफ योगी सरकार सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्यमंत्री के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। गांव इनायतपुर की मुख्य सड़क मार्ग पर कीचड़ और गंदगी के अंबार से ग्रामीण खासे परेशान नजर आ रहे हैं। स्वस्थ भारत अभियान मिशन को ग्राम पंचायत अधिकारी ने बदनाम किया हुआ है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से कार्यवाही करने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। ये क्या नाम आपका? क्या नाम आप? चरण सिंह। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, रास्ते को लेकर क्या है मामला? ये जरा सी भी बारिश हो तो यहीं कीचड़ मच जा, तमाम पब्लिक परेशान है, गिर जा, चोट लग जा, कोई देखभाल वाला है नहीं, कोई कहने वाला ना है। कौन सा गांव है? इनायतपुर। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे रास्ते की व्यवस्था चाहते हैं। क्या ज्यादा गारा हो रहा है रास्ते में? जी देखो मौके बाग है, अगर विश्वास नहीं है तो। कितने लोगों की है कुल निकासी है? हिंदू साहब पूरे गांव की है वैसे तो। पूरे गांव के खेत है क्या रास्ते में ज्यादा गारा हुआ? ये कीचड़ मची पड़ी है, खाली आदमी नहीं निकल सकता, बाइक या वो तो सवाई लेकर निकलेगा क्या? तो क्या ये रास्ता बना नहीं शुरुआत? ना जी, लेकिन बना हुआ दिखा रखा है कई दफे, रुपए खा जाए ससुरे सब बनवाने वाले। अच्छा, बना हुआ दिखा रखा? हाँ, 14 लाख रुपए का घोटाला। और अभी तक बना नहीं रहा? ना जी। स्कूल के बच्चे भी आए हैं, वे भी गिर जाए को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से पवित्र कलश लेकर आ रहा कलश रथ शुक्रवार को बुलंदशहर पहुंचा। काला आम चौराहे, जी हां, काला आम चौराहे स्थित मलका पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलश रथ का फूल मालाओं और नारों के साथ स्वागत किया। कलश रथ पूरे प्रदेश में 6 महीने तक चलने वाले समरसता अभियान का प्रतीक है और इसी अवसर पर बुलंदशहर जनपद में 45 दिन तक चलने वाले अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभियान के संयोजक में जिला महामंत्री संतोष वाल्मीकि ने यह कहा कि संत गुरु रविदास जी का संदेश सामाजिक समरसता और समानता का है और इस अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा। इसी मौके पर सह संयोजक व जिला मंत्री गौरव मित्तल, ऋषभ पंडित, जिला मीडिया प्रभारी अभिनव वर्मा, मंडल अध्यक्ष भीष्म सिसोदिया सहित भाजपा के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। उद्देश्य साफ है। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि दलित पिछड़ों की बात करती आई है और हमेशा से अभियान चलता आया है। इस बार भी जो जन्म शताब्दी का अभियान समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 6 महीने का ये अभियान है जो 15 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 20 फरवरी संत जी के जन्मदिन के समय पर ये समाप्त होगा। तब तक 6 महीने कार्यक्रम चलेंगे। अब ये कलश हम वाराणसी इनके गांव से गोवर्धनपुरी, जो वाराणसी में पड़ता है गोवर्धनपुर, उससे वहाँ से हम वहाँ की मिट्टी लेकर आए हैं। जो हमारे यहाँ जितने संत रविदास जी के मंदिर हैं जिले के अंदर, हर मंदिर पर ये कलश जाएगा, वहाँ इसका पूजन होगा। इसके पूजन में सबकी सहभागिता रहेगी। ये पार्टी का उद्देश्य है।
45 दिन का बुलंदशहर में कार्यक्रम रहेगा। जिले के अंदर 45 दिन ये रहेगी। हर मंडल में 31 मंडल हैं बुलंदशहर में हमारे। हर मंडल में 2 या 3 दिन ये कार्यक्रम रहेगा। क्या क्या उद्देश्य रहेगा इसका? उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का साफ है कि हम सब लोग एक हैं, ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई सामान्य, हम सब लोग एक हैं। ये हमारा उद्देश्य है। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज़ 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा सियासी ड्रामा। साधु बने पप्पू यादव, राहुल गांधी ने दिया दान, लोकसभा स्पीकर ने दी सख्त चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज संसद परिसर के मकर द्वार पर उस समय भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला जब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित चढ़ावा चोरी के खिलाफ केसरिया वस्त्र पहनकर अनोखे प्रदर्शन पर बैठ गए। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा आयोजित इस सांकेतिक राजनीतिक नाटक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। चढ़ावा चोरी का लाइव थिएट्रिक्स कैसे हुआ पूरा नाटक? संसद भवन की सीढ़ियों के पास विपक्षी सांसदों ने इस प्रदर्शन को एक नाटक की तरह पेश किया। पुजारी का भेष और दान पेटी। सांसद पप्पू यादव केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर तिलक लगाए और हाथ में भगवान राम की तस्वीर लेकर एक दान पात्र हुंडी के साथ जमीन पर बैठ गए। दान पेटी पर चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा लिखा था। राहुल गांधी का कैमियो। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता भक्त बनकर आगे आए और उन्होंने पप्पू यादव के पास रखे दान पात्र में प्रतीकात्मक रूप से नकद पैसे डाले। सपा सांसदों ने पकड़ा। जी हां, इसी बीच अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव ने आगे बढ़कर पप्पू यादव को कॉलर से पकड़ा और उन्हें रोकने का अभिनय किया, जिसके बाद पूरे परिसर में चोर चोर और बेईमान सरकार मुंह खोल के नारे गूंजने लगे। देखिए खास रिपोर्ट। ये पूरा मामला डिलारी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित सौरभ कुमार अपनी पुश्तैनी लगानी जमीन को बचाने के लिए सिस्टम से जंग लड़ रहे हैं। सौरभ कुमार का गंभीर आरोप है, सरकारी नक्शे में ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार दर्द है, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग अपने फायदे के लिए इस रास्ते को जबरन सीधा निकालना चाहते हैं। रास्ता सीधा करने के इस अवैध खेल में पीड़ित सौरभ की निजी लगानी जमीन को जबरन रास्ते में मिलाया जा रहा है, जिसका पीड़ित लगातार विरोध कर रहा है। सरकारी नक्शे के मुताबिक और पीड़ित सौरभ के मकान के ठीक सामने ये रास्ता 3.80 मीटर चौड़ा है, लेकिन आगे रहने वाले दबंगों ने अपने मकान के सामने रास्ते को इस कदर दबाया है कि मौके पर 3 मीटर का रास्ता भी मौजूद नहीं छोड़ा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी खुद को पुलिस का रिटायर्ड दरोगा बताते हैं और इसी रौब के दम पर पूरे परिवार को डराते धमकाते रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी खुद ही तहसील में पैमाइश की एप्लीकेशन लगाते हैं और खुद ही पैमाइश भी करवाते हैं। इस रास्ते की अब तक एक बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार पैमाइश की जा चुकी है। आज की पैमाइश और तोड़े गए अवैध कब्जे मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब तहसील प्रशासन के लेखपाल की मौजूदगी में मौके पर फिर से पैमाइश करवाई गई। रिपोर्टर निजाम चौधरी, जिला मुरादाबाद। 5 बार राज्यसभा विभाग की टीम आई थी। उन्होंने नाप करके मेरे खेत में समथिंग 3 मीटर मेरे खेत को दाब दिया, जबकि मैप में रास्ते की जो लंबाई है वो तिरछी है। और जो ये नरेंद्र जी हैं, जो गाठा संख्या 471 में उन्होंने अपने दरवाजे पे जाके वो 3 मीटर का भी रास्ता नहीं छोड़ा, जो कि
नहर से नाप करके रास्ते की जो लंबाई नापी थी वो मौके पे 3.80 सेंटीमीटर है, और जबकि उनके दरवाजे पे जाके वो 3 मीटर का भी रास्ता सही तरीके से नहीं रहा। ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता जा रहा है, रोड जा रहा है, कितने मीटर का है नक्शे? 3 मीटर है ये नक्शे में, और ये मौके पे कितना? मौके पे 3.80 सेंटीमीटर का है। मेरे घर के दरवाजे पे मेन रोड के सड़क मार्ग पे जो शुरू से है वो यहाँ ज्यादा है, आगे जाकर रास्ता कम हो गया है। कम हो गया है। वो उन्होंने अपना पूरा मकान जो चिना था वो दिन में चिना था, जो आगे जाके जो चक मार्ग पे अपना कब्जा जमाया उन्होंने रात में चिनाई करके उन्होंने बीच रास्ते में अपना एक मतलब पुश्ती मानसा बंद करके और उस पर हुकूमत जमाते हैं। हर बार वो 7वीं बार इस बार फिर नपने लगी है। अब से पहले शनिवार को थाना दिवस में जब वो हुई थी तो यही लेखपाल साहब आए थे, इन्होंने सही तरीके से पैमाइश की, और जबकि पूरा चबूतरा और पूरा उनका पिलर आ रहा था, अब उन्होंने मंदिर से 3 मीटर समथिंग 2 फीट उन्होंने छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ इस बांध को आप मेरे घर के दरवाजे से भी लगाएं आप 2 मीटर छोड़ के, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होगा ये चीज। अगर वो बांध अगर इस तरीके से लगाएंगे तो वो मैप के अनुसार 3 मीटर का भी रास्ता सही से नहीं रहेगा, जबकि मेरे घर के दरवाजे पे 3 मीटर 80 सेंटीमीटर का है मौके पे, उनके दरवाजे पे पूरा 3 मीटर का भी नहीं है। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। बागपत के छपरौली कस्बे के कुरैशियान इलाके में अचानक तेज धमाके के साथ निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना देने के साथ ही मलबा हटाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक सुरेंद्र उर्फ राघु और रॉबिन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। सुरेंद्र उर्फ राघव व रॉबिन ससुर दामाद थे और दोनों मजदूरी पर साथ गए हुए थे, जबकि हादसे में घायल मजदूर कल्लू को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है जिस मकान का लेंटर गिरा है कुछ ही दिन पहले ही डाला गया था। ऐसे में लेंटर गिरने के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है निर्माण में तकनीकी खामी या अन्य कारण हादसे की वजह हो सकते हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टर हैदर मलिक, बागपत। जय जी, क्या घटना है, क्या हादसा हुआ? पता नहीं जी, काम पर जा रहे थे बाहर काम करने के लिए, और पता नहीं लेंटर टूटा, हम देख के भी आए और किसी ने खबर नहीं दी हमें। हमारे पास किसी ने कहा भी नहीं, बाहर तो बाहर ही भेज दिया उन्होंने, किसी ने बताया नहीं, फोन करके फोन भी उनके पास ही है और पोस्टमार्टम पर ले गए, किसी ने कुछ नहीं बताया। हमें तो हमारे आदमी चाहे हम और कुछ नहीं चलता, मजदूरी कर रहे थे। किस की मौत हुई, कब से काम कर रहे थे यहाँ? मैं तो 2 साल से रहूंगी यहाँ से, अरे काम करते हैं। हम तो बड़ी पापा के साथ जा रहे थे काम पे। आपको कैसे पता चला, क्या पता चला आपको? जी देख का ही मजा आ गया, वहाँ से पड़ोसी ने बताया, आने के वहाँ से किसी ने नहीं हमें बताया। क्या हुआ था जी? बस मेहनत मजदूरी करने जा रहा था मेरा लोंडा, और कुछ नहीं। वहाँ से इन्होंने भेज भी नहीं दिया, कुकर लगी कुकर नहीं, हमें तो किसी और ने बताया। 2-3 घंटे बाद हमें तो भी नहीं देखा, कितना ना कोई आया भी नहीं बताया, और नहीं बताया। वहाँ गए, वहाँ भी लोग है वो तो जालिए, यहाँ नहीं है। हम तो बस वो लोग लेंटर गिरा, हमें तो पता नहीं। आप बताओ बेटा। हमारा भी कुछ करना चाहिए जी। क्या नाम था जी, क्या काम करता था? उसका नाम कल्लू है जी, मेहनत कराई। देखिए, आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को थाना छपरौली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कुरैशियान से सूचना प्राप्त हुई कि एक निर्माणाधीन इमारत में
छज्जा गिरने की वजह से 3 उसके अंदर दब गए हैं और इसमें तत्काल थाना पुलिस के द्वारा सभी को रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 2 की दुखद मृत्यु हो गई है, एक बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। बिजनौर में 14 साल पहले पिता ने बेची संपत्ति 2 बेटों की नियत में आया खोट। गरीब की जमीन जबरन कब्जाना चाहते हैं दबंग, गरीब परिवार के साथ आए दिन करते हैं विवाद। 14 साल पहले खरीदी गई संपत्ति की कीमत लाखों में पहुंची तो पिता के मरने के बाद बेईमान हुई बेटी। बिजनौर जिले में सहारा क्षेत्र के गांव झिल्ला में पिता द्वारा बेची गई संपत्ति पर अब बेटों की नीयत खराब हो गई है। पिता ने अपनी जरूरत में 14 साल पहले संपत्ति बेची थी, अब उसके बेटों की उस संपत्ति को लेकर नीयत खराब हो गई है। अब 14 साल पहले पिता द्वारा बेची गई उस जमीन को बेटे जबरन छीनना चाहते हैं। ये पूरा मामला बिजनौर जिले के सहारा क्षेत्र के गांव झिल्ला का है। गांव निवासी सीताराम और बलबीर ने गांव के रहने वाले प्रदीप तथा मनोज से जमीन खरीदी थी। 14 साल पहले जमीन की खरीद फरोख्त के दौरान अक्सर लोग बेनामे नहीं करते थे, स्टाम्प वगैरह पर लिखवाकर ही संतुष्ट हो जाया करते थे, क्योंकि वो दौर इंसानियत और ईमानदारी का था। लेकिन 14 साल पहले जब वो जमीन खरीदी गई तो जमीन बेचने वाले व्यक्ति का कुछ दिन बाद देहांत हो गया। समय बीतता गया, अब उसके बाद जमीन बेचने वाले प्रदीप के 2 बेटे अंशुल और संजीव बड़े हो गए हैं और उसके पिता द्वारा बेची गई संपत्ति पर उनकी निगाह पड़ी हुई है, जिससे उनकी नीयत में खोट आ गया है। क्या नाम है? सर मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश जी, एक गांव में आपके जमीन का मामला है जी। किसने किससे खरीदी थी और कब खरीदी थी? ये प्रदीप कुमार से खरीदी थी जी। सीताराम जी ने, विलेंद्र सिंह ने, इन्होंने जी हाँ, इन्होंने मिलकर खरीदी भाई। कब खरीदी थी ये 2012 में। 2012 में जी। तो आप इसमें गवाह है क्या? जी हाँ, आपके सामने खरीदी? हमारे माध्यम से ये बात हुई थी। एक और है हमारी तरफ का, वो लड़का उनने जरा मेहमान है उसके पास आए हुए, ये भाई साहब भी थे, हमारे बड़े भाई भी, हम भी थे, सबके सामने सबकी सहमति से ये जमीन ली गई थी। तो अब क्या मामला है इसमें? वो लोग क्या क्या कह रहे हैं? अब वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे सामने बात नहीं है, तो अब वो जवान हो गए तो इस बात को कह रहे हैं, तो वो बात बढ़िया नहीं है सर। तो मतलब उनकी नीयत में खोट है? हाँ, नीयत में बेईमानी है। तो इन लोगों से क्या चाह रहे हैं? इन लोगों से पैसे ही मांग रहे होंगे, जो भी होंगे, इन्हें पता है। बोल रहे कि जमीन खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं। जमीन तो जमीन खाली का तो कोई मतलब नहीं है, देखो बेकार है उन्हें कहना, जो पैसा गया हमारे सब सबको। गवाह हैं इस मामले जी में, हाँ, आपने जी आपके जी, सामने खरीदी की? तहसील में गए थे साहब, तहसील में हम भी गए थे। आप ही के सामने स्टाम्प वगैरह लेकर जी गए? जी हाँ। क्या किसी और ने भी खरीदी है आसपास में स्टाम्प? ना और है तो इस तरीके से इधर इस तरीके से संजय ने खरीदी है। हाँ, संजय पीछे है। अच्छा, वो भी स्टाम्प पे खरीदी जी गई? हाँ, स्टाम्प पे। मतलब आपका कहना है कि उस समय स्टाम्प से स्टाम्प से हो रहा था साहब जी। ठीक। क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम जी, आपकी जो अराजी है गांव में करीब 1 बीघा की जी, उसमें आप कब आपने खरीदी थी, किससे खरीदी थी बताइए? प्रदीप कुमार से खरीदी थी, सन 12 खरीदी थी। सन 12 में खरीदी जी। अच्छा, तो तभी से आप काबिज हैं अपनी जमीन? जी हाँ जी, बिल्कुल। क्या जमीन की क्या स्थिति है? मकान है क्या बना हुआ? कमरे बने हुए हमारे। अच्छा। 3 साइड, हमारा सामान भी काफी पड़ा हुआ है, जब से रह रहे हैं हम। पशु भी हमारे पास है। तो जिनसे खरीदी थी वो जिंदा है? नहीं, वह नहीं है। अब क्या दिक्कत है? अब उनके लड़के हैं प्रदीप, उन्होंने हमारे नाम पे मुकदमा डाल दिया। अच्छा जी। और ये वो कहते क्या तुम कह अब बाहर निकाल लेंगे, ऐसे जगह हमारी थी, हम लेंगे जगह को। तो कोई घटना भी करी आपके साथ? जी हाँ कुछ? जी। क्या मारपीट करी उन्होंने हमारे साथ? धमकी दे रहे हैं आप? जी हाँ, जान से मार देंगे नहीं निकले तो। अब जो आपने खरीदी थी उसी जमीन में से निकालना चाह? जी जी जी, इसी जमीन में से निकालना चाह रहे हैं हम। तो किस तरह खरीदी थी आपने? ये बेनामा करा था क्या? बेनामा नहीं था, स्टाम्प पे लिखी थी, स्टाम्प पे इनके नाम पे नहीं थी, प्रदीप पे। तो क्या ये वो उन्होंने ये बोला था, किसी ने खरीदी स्टाम्प है? और ने भी खरीदी हमारे बाद में, 2 ने। वो भी इसी तरह खरीदी? जी, वो भी ऐसी ली है, अब आप स्टाम्प पे ही है। अब आप क्या चाहते? जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे हैं हमारी जमीन हम पे रहे, हमने मेहनत के पैसे से खरीद दी। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज़ 20, खबर वही जो मायने रखे।
प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक की निर्मम हत्या। प्रेमिका के भाई ने प्रेमी युवक की धारदार हथियार से की निर्मम हत्या। प्रेमिका के भाई ने जुल्म से बचने के लिए मृतक के हाथ रस्सी से बांधकर थाना कांठ क्षेत्र में शव को नदी किनारे झाड़ियों में फेंका। पुलिस ने आरोपी ओवेश को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो हत्या का राज खुला। हत्या की वजह बना प्रेम संबंध। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने प्रेमी युवक नफीस की लाश को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सहारा क्षेत्र के गांव चक महदुस्नी इलाके की घटना। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। थाना क्षेत्र शेवहारा के ग्राम चक महदूद सानी से एक व्यक्ति के गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना को तत्काल दर्ज करते हुए स्थानीय पुलिस के द्वारा सर्विलांस टीम से समन्वय स्थापित कर तलाश जारी की गई तथा परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया। जब लड़की पक्ष से गहराई से पूछताछ की गई तो लड़की के भाई के द्वारा बताया गया कि गुमशुदा व्यक्ति का उसकी बहन के साथ विगत 10 वर्षों से प्रेम संबंध था तथा गुमशुदा व्यक्ति के द्वारा बार बार विवाह के लिए दबाव डाला जा रहा था। कल दिनांक 28 जुलाई को सुबह 7 बजे वह घर पर आया तथा विवाह के लिए दबाव डालने लगा। ऐसी स्थिति में कहा सुनी हुई तथा लड़की के भाई द्वारा उसे धारदार हथियार से मौके पर मारकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को कार में रखकर ले जाके पास के जनपद मुरादाबाद के कांठ में उसकी बॉडी को फेंक दिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है तथा परिवारीजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा शेष अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में 11 वर्षीय मासूम चारू कश्यप को नाले में बहने के 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। भूतेश्वर मंदिर के पास हुआ ये दर्दनाक हादसा पूरे जिले को झकझोर रहा है। एक तरफ परिवार की उम्मीदें टूटती जा रही हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नगर पालिका की जेसीबी मशीनों से कई किलोमीटर तक नाले की खुदाई कराई जा रही है, जबकि काली नदी में भी NDRF, SDRF, PSC, जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीमें दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके बावजूद मासूम का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इस मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुशीला इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं नगर पालिका की लापरवाही को भी गंभीर मानते हुए शासन को कार्रवाई की संस्तुति भेजी गई है। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। DM कुमार हर्ष का कहना है कि शुरुआती जांच में स्कूल और नगर पालिका दोनों की लापरवाही सामने आई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रेस्क्यू टीमों को बच्ची की जल्द से जल्द तलाश के निर्देश भी दिए गए हैं। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने। तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारखी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता दें, जहां खबर गाजीपुर से है, जहां शहर में एक बार फिर अवैध क्लिनिकों के संचालन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। महुआ बाग स्थित महाराजा चाट गली में बिना पंजीकरण संचालित एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने क्लिनिक संचालिका पर गंभीर लापरवाही, जबरन डिलीवरी कराने और समय पर रेफर न करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में संचालिका का नाम पहले भी विवादों में सामने आ चुका है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महुआ बाग स्थित महाराजा चाट गली में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित एक क्लिनिक में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई महिला के नवजात शिशु की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। मृतक नवजात के परिजनों का आरोप है कि इलाज में लगातार लापरवाही बरती गई और जब उन्होंने मरीज की हालत बिगड़ने पर रेफर करने की बात कही तो क्लिनिक संचालिका ने रेफर करने से इनकार कर दिया।
आरोप यह भी है कि इसके बाद जबरन डिलीवरी कराई गई, जिसके दौरान नवजात की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि क्लिनिक का संचालन डॉक्टर अर्चना नंदा द्वारा किया जा रहा है, जो मऊ जनपद के होम्योपैथिक विभाग में अधिकारी पद पर तैनात बताई जा रही है। आरोप यह भी है कि शहर के महिला अस्पताल से आशा कार्यकर्ताओं तथा कथित दलालों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इस क्लिनिक में लाया जाता है, जहां प्रसव और डीएनसी जैसी प्रक्रियाएं कराई जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पुलिस जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों का दावा है कि इस क्लिनिक में पहले भी जच्चा बच्चा की मौत जैसी घटनाएं हो चुकी हैं और इसके बावजूद कार्रवाई प्रभावी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अर्चना नंदा का नाम इससे पहले वर्ष 2023 में भी चर्चा में आया था। उस समय रजदेपुर देहाती स्थित श्रेयस अस्पताल में प्रसूता के इलाज में कथित लापरवाही का मामला सामने आया था। मामले की जांच के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल को सीज कर दिया था और संचालिका के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने एक बार फिर शहर में बिना पंजीकरण संचालित निजी क्लिनिक को और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजीपुर में नवजात की मौत के इस मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की आवश्यकता को फिर उजागर कर दिया है। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और स्वास्थ्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। वहीं एडिशनल सीएमओ डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि डॉक्टर अर्चना नंदा होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो महुआ बाग में किराए के मकान में रहती है और यह जिला होम्योपैथिक अधिकारी के अधीन जिला मऊ में तैनात है। जो महुआ बाग में किराए के मकान में रहती है और यह जिला होम्योपैथिक अधिकारी के अधीन जिला मऊ में तैनात है। एक पेशेंट की जो शिकायत मिली है, जो रविवार को एडमिट हुआ था, दिन में मंगलवार को डिलीवरी हुई, जिसमें बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। इसकी सूचना जैसे मिलने पर कुछ कार्यवाही हुई और हम लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए सुभाकरपुर इंचार्ज को भेज दिया। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। रोशन जी, अपनी पत्नी को यहाँ एडमिट कराया, क्या था पूरा मामला बताएं। सर, हम एडमिट कराए रविवार को सुबह 11 बजे। क्या प्रॉब्लम थी? डिलीवरी का। तो सरकारी में जब हम लोग गए तो वहाँ पे बोले जब ऑपरेशन से होगा डिलीवरी, तो हम लोग आए तो ये पूरा गारंटी ली, चांस ली कि हम पूरा गारंटी ले रहे हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। अर्चना, डॉक्टर अर्चना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रविवार को सुबह 11 बजे आए। उसके बाद कल रहे हैं, अब परसों अब कल रहे हैं, तो कल मतलब एक तो और पेशेंट थे, तो उनका यहाँ पे नहीं हो पाया, तो उनको ज़बरदस्ती उनकी सास आई, चिल्लाने लगी, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेके चली गई। तो ऑपरेशन से उनका बच्चा भी स्वस्थ, बच्चा की माँ भी स्वस्थ। फिर हम लोग को भी अजीब लगा, तो हम लोग आज डिस्चार्ज कराने के लिए सोचे। 2 बजे मम्मी बोली कि हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज कीजिए, हम कहीं और दिखाएंगे, ऑपरेशन से कराएंगे। तो उसके बाद ये लोग अपना ले गए ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद ज़बरदस्ती किए, क्या नहीं किए, छोटा ऑपरेशन भी किए 3-4 ठो इनको। और उसके बाद अभी तक कुछ दवा भी नहीं दिए लोग। ऑपरेशन किए, बच्चा मरा हुआ है, और उससे पहले बच्चा स्वस्थ था, हर तरह से सही था। अभी तक वो केबिन से अपने बाहर तक नहीं निकले, अपने द्वारी पे भी नहीं आए कि क्या परेशानी है, क्या रिपोर्ट है, क्या पर्चा, कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी आप बता रहे थे कि मारने पीटने के लिए कुछ किए हैं। हाँ, जंगा पे पीट रही थी लोग, ये बहुत तेज से पेट पूरा दबा रही है, हर बहुत कष्ट सह चुकी है, हिम्मत छोड़ दी थी। क्या चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि या तो मुकदमा हो या तो इसको सीज कर दिया जाए, काम खत्म, कि जो हमारे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। कंप्लेन आपने कहीं किसी को किया है? कोतवाली मम्मी गई हैं, वही सब रिपोर्ट लेके पहले का हर समय से हम लोग इलाज कराएं, सब चीज़ कराएं कि कोई दिक्कत ना हो। घर में पहला बच्चा है। ये आपको डॉक्टर अर्चना कहाँ मिली? हॉस्पिटल में ही मिली कि यहाँ आप लोग खुद लेकर आए थे?
हम लोग आए, मम्मी यहीं लेके, हम नहीं थे उस समय, मम्मी लेके आई तो उसके बाद ही पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो पैसा कितना मांगे थे? सर कल महुआ बाग स्थित डॉक्टर अर्चना नंदा का यहाँ एक डिलीवरी के दौरान जिसके बच्चे की मौत हुई थी और परिजनों ने किया हंगामा। सर क्या बताएंगे इसका? इसमें डॉक्टर अर्चना नंदा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो महुआ बाग में किराए के मकान में रहती हैं और ये जिला होम्योपैथिक अधिकारी के अधीन मऊ में कार्यरत हैं इस समय। और एक पेशेंट की जो शिकायत मिली है कि एक पेशेंट 26 तारीख को एक दिन रविवार को एडमिट हुआ था दिन में, और कल मतलब यानी 28/7 को शाम के टाइम इसकी डिलीवरी हो गई, लेकिन बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ। इसकी सूचना जैसे ही मिली वहां पर थाने पे से कुछ कार्रवाई हुई। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज इसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए सुभाषपुर के इंचार्ज को भेज दिया है। वहीं सर देखा जाए कि 2022 में बच्चा की मौत के बाद ये अस्पताल सील भी हुआ था, उसके बाद भी सर ये धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी जानकारी अभी नहीं है, इसकी जानकारी हम डिटेल में जैसे पूरी पता होगी वैसे आपको हम अवगत करा देंगे। अभी सर ईद से पहले 4-5 दिन पहले ये घटना डॉक्टर अर्चना नंदा के बारे में जिले के वरिष्ठ पत्रकार लोगों ने शिकायत भी आपसे की थी, लेकिन ये CMO ऑफिस से सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ये नतीजा हुआ। तो क्या माना जाए सर? इसकी पूरी छानबीन करके हम आपको अवगत करा देंगे। बिजनौर, आज से कांवड़ यात्रा की हुई शुरुआत, तैयारी पूरी, भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई रोड किए गए डायवर्ट, हर नुक्कड़ चौराहे पर पुलिस का पहरा, CCTV कैमरे से भी की जा रही है निगरानी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर सबसे पहले कांवड़ यात्री बिजनौर में प्रवेश करते हैं, इसके बाद अपने अपने जिलों के लिए रवाना हो जाते हैं। हर साल लाखों कांवड़ यात्री व श्रद्धालु जनपद बिजनौर से होकर गुजरते हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा को लेकर बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर व SP अभिषेक ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा की ड्यूटी में तैनात पुलिस बल व कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज़ 20, खबर वही जो मायने रखे। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए SSP दिनेश कुमार सिंह ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान लागू रहने वाले रूट डायवर्जन और ट्रैफिक प्लान की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि श्रद्धालुओं और आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान SSP ने पुलिस के नए इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह हाईटेक वाहन कांवड़ यात्रा मार्गों पर तेज रफ्तार और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखेगा तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा। पत्रकार वार्ता में SSP दिनेश कुमार सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि श्रावण मास के दौरान लागू किए गए डायवर्जन प्लान का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। देखिए खास पास एक देहरादून एक्सप्रेस भी मिला और गंगा एक्सप्रेस भी मिला। दो ऑप्शन से यूज करके हम डाइवर्जन प्लान को और थोड़ा सा सुगम किया गया। इस बात से उनको भी बताया गया, उनकी जो क्वेरीज थी उसका भी जवाब दिया गया। उन्होंने बहुत सहमति व्यक्त की और इस सुगम जो यातायात तो उनको उपलब्ध हो रहा है उसमें उन्होंने खुशी भी जाहिर किया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि इस संबंध में आप जो है अपने ड्राइवर्स के साथ एक बैठक करके उनको भी ब्रीफ करेंगे और साथ में ड्राइवर्स को इस बात के लिए आबद्ध करेंगे कि वो किसी भी दशा में किसी मादक पदार्थ को लेकर रोड पर ना आए। गाड़ियों की गति सीमा को भी इन लोगों ने कहा कि हम धीमा करेंगे, कम करके चलाएंगे इस पीरियड पूरे महीने भर में। जो हमारे रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें हैं उनकी गति सीमा को कम करने के लिए ADM साहब के स्तर से पत्राचार किया गया है
कि वो इस पीरियड में उन रोडों पे जिन पे चलते हैं उनकी गति सीमा को कम किया जाए। ये कार्रवाई गत वर्ष भी कराई गई थी, उसका अच्छा रिजल्ट रहा, कोई भी इसके एक्सीडेंट नहीं हुआ था और इस बार भी हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। जो सावन महीने में डाइवर्जेंस है उसको मैं आपको एक एक तरफ से लेकर के आपको ब्रीफ कर दें तो आपको भी सुविधा होगी उसको समझने में और लोगों तक पहुँचेगा, तभी ये बात बनेगी। क्योंकि इस चीज़ को लगातार हम लोग सोशल मीडिया पे सभी पे डाल रहे हैं और सभी साइट्स पे भी डाल रहे हैं, जिससे लोगों तक पहुँच जाती से अधिक। अब जितने भी नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे से की तरफ से अगर हम देखें तो सहारनपुर, बागपत, शामली की तरफ से भी जो वाहन आ रहे होंगे और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल से जो वाहन हरियाणा की तरफ से भी आ रहे होंगे, ये सारे वाहन अब NH जो 9 है हमारा, उससे होते हुए जो 24 बोलते थे उससे होते हुए जाएगा हापुड़ से आगे, जहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे का और इस NH से क्रॉस हो रहा है ऊपर, उसको खुडलिया कट बोलते हैं। वहाँ से मेरठ की तरफ जाने वाले रैंप पे चढ़ करके 32.5 का जो पॉइंट है वहाँ से टर्न लेकर के वो अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कहीं भी उससे आगे थोड़ा लखनऊ, प्रयागराज जा सकेगा बड़े आराम से। जो पहले आकर के बुलंदशहर में और नरौरा जैसे सकरे पॉइंट पर बड़ा ओवरलोडेड होता था और जाम होता था, उससे इस बार हमें बचत मिलेगी और ये दृश्य नहीं होगा जो पिछली बार हम लोग देखा करते थे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कंटिन्यूस चलने वाला वो पॉइंट मिल गया है। उस पर ट्रैफिक हमारी जाती रहेगी, भारी वाहन भी, छोटे वाहन भी, मध्यम वाहन भी उस पर जा सकेंगे। उसी तरह से सिंह जितने भी वाहन लखनऊ की तरफ से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, ये सारे वाहन गंगा एक्सप्रेस से चढ़ेंगे और वहीं खुडलिया कट पे नीचे उतरेंगे और वो सीधे आएंगे डासना। डासना से वो दिल्ली जा सकते हैं, सीधे गाजियाबाद, नोएडा जा सकते हैं, या ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल को पकड़ करके वो हरियाणा की तरफ भी जा सकते हैं और फिर देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ करके वो सहारनपुर तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते जा सकेंगे। एक बड़ा सबसे जो मेजर ट्रैफिक इसी पे आता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का रोड है हमारे उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी। अब जो पहले तरह से संभल से बुलंदशहर आने वाले लोग हैं उस साइड से, वो पूर्ववत रहेगा। अलीगढ़ से जो लोग संभल साइड में जाना चाहेंगे, यानी कि संभल का मतलब कि अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जो उससे आगे बढ़ के जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से जो पहले नरौरा वाला रूट है इसी से जाएंगे आएंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बुलंदशहर से दिल्ली जाने वाला रूट परंपरागत है, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अगर वो उनको देहरादून की तरफ जाना होगा तो देहरादून एक्सप्रेस से पकड़ लेंगे। अलीगढ़ या बुलंदशहर से जिसको कि मेरठ जाना है या मुजफ्फरनगर की तरफ से जाना होगा, उनके लिए रास्ता ये है कि वो यहाँ से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ेंगे और वहां पे डासना से उनको दाहिने टर्न लेकर के हापुड़ पे तो तदारपुर मोड़ है, वहां से बाएं हो जाएंगे, पटियाला मोड़ से फिर दाहिने टर्न लेके किठौर होकर के वो सीधे आगे फिर मेरठ होते हुए आगे निकल जाएंगे उस रास्ते से। अगर उनको बिजनौर भी जाना होगा तो आगे से दाहिने टर्न लेके बिजनौर निकल जाते हैं। तो ये हमारा था जनपद से बाहर जाने का और जनपद के अंदर आने का जो हमारे मार्ग थे, इसको लेकर के थोड़ी क्लैरिटी हुई है। हाँ, सभी को ये बात ब्रीफ की गई है कि जो 3 दिन जो पीक डेज होता है और जो खासतौर से शिवरात्रि का दिन होगा वो चीज पर 4 दिन हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू सोमवार और फिर उसके अगले दिन 11 तारीख को, तो दूसरा सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को पड़ेगा, वो दोनों दिन लगातार पड़ेंगे तो थोड़ा लोड ज्यादा रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर अनावश्यक न हो तो बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पे ही हमें सड़क पर ले आए भारी वाहनों को, गुड्स कैरियर्स को। अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो शेष बची 4 दिनों में उसको चलाएं। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं हमारी, एम्बुलेंस कहीं किसी रोड पर नहीं रोकी जाएंगी। इसके अलावा जो सब्जियों के, फलों के, दूधों से संबंधित वाहन होंगे वो हमारे एसपीसीपी साहब से पास लेकर के इन प्रतिबंधित दिनों में आएंगे। प्रतिबंधित मार्गों में आने का एक टाइम तय किया जाएगा, खासतौर से रात को बिल्कुल नहीं होगा, जिस वक्त कांवड़िए चलते रहते हैं रात में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इनके साथ एक ब्रीफिंग की गई, जिसको इन्होंने बाकायदे इस बीच को उन्होंने समझा है, उनके क्वेरीज का समाधान किया गया। कल से जो हमारा सावन मास शुरू हो रहा है इसको हम लोग सकुशल अच्छे से समझ। मुरादाबाद जिले से रोजगार की तलाश में बेंगलोर गए एक युवक शमी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक युवक शमी करीब 20 से 25 दिन पहले अपने ही गांव के मोहम्मद दानिश के साथ बेंगलोर काम करने गया था। मात्र 2 महीने पहले ही शमी का निकाह हुआ था और परिवार में खुशियों का माहौल था, जो अब मातम में बदल चुका है। परिजनों ने लगाया हत्या का संगीन आरोप।
27/6/2026 सोमवार को बेंगलोर से शमी के भाई के पास फोन आया कि शमी की तबीयत खराब है। जब तक भाई अस्पताल पहुंचा, शमी की मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक शमी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, हाथ पर घाव था और गले पर भी निशान दिखाई दे रहे थे। घटना के बाद वहां मौजूद साथियों ने लगातार अपने बयान बदले। पहले बीमारी की बात कही गई, फिर दावा किया गया कि फोन चार्ज पर लगाते समय करंट लगने से शमी की जान गई। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि दानिश और उसके साथ मौजूद 5 लोगों ने मिलकर शमी की हत्या की। इंसाफ की गुहार। आज 29/6/2026 बुधवार को मृतक शमी का शव पोस्टमार्टम के बाद मुरादाबाद स्थित उसके पैतृक निवास लाया गया, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पीड़ित परिवार और परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाकर इंसाफ देने की मांग की है। रिपोर्टर मोहम्मद निजाम, जिला मुरादाबाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस, कहाँ के रहने वाले? गुलड़िया माफी। अच्छा, आपके भाई के साथ जो घटना हुई है कहाँ हुई है? ये बेंगलोर में हुई थी भाई। अब तेज बोलो। ये बेंगलोर में हुई थी, ये पीर के दिन दोपहर की। आपके भाई का क्या नाम है? मोहम्मद शमी। क्या करता था वो? वेल्डिंग का काम करते थे। कौन कौन बुला कर ले गए थे? इसको दानिश और एक क्या नाम है उनका, बाशिद, और एक उसका बड़ा वाला भाई है साजिद। पहले बुला के ले गए? इसको हो गया था कम से कम 1 महीने भी नहीं होया, 10-12 हो गए दिखे शायद, इतने 20-22 दिन हो गए इसको। शादी हो गई है भाई की? हाँ शादी हो गया, 1 महीने ही हुआ है, 1 महीना 5 दिन 6 दिन हुआ है। 20 दिन हो गए। हाँ। आप कहाँ काम करते हैं? मैं बेंगलोर में काम करता हूँ। आपके भाई से कितनी दूर काम करते थे आप? मैं 1-1.5 घंटा लगता था मेरे को आने में समय। आपको क्या सूचना मिली और किसने दी थी? मुझे दानिश ने सूचना दी थी, ये बोला था उसकी भाई की तरह तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल को आ जा। मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद में मैंने बॉडी को देखा तो बॉडी पूरी अकड़ी पड़ी थी, पैर और सब चीज अकड़े पड़े थे, उंगली सब मूली पड़ी थी उसकी, मेरे भाई की। खत्म हो चुके थे वो खत्म हो चुके थे। कहीं आपने निशान देखा? क्या देखा? कहीं कुछ निशान नहीं, गले में जो भी है, एक गले में है, गले से वो गला तबा का मारा गया है, और एक हाथ में गट्टे में वो सूजन है, वो गट्टा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अच्छा, क्या लगता है आपको आपके भाई की मौत कैसे हुई है? गला देकर मौत हुई है। इन लोगों ने किसने मारा है? ये जो 5 लोग है ना, दानिश, साजिद और 3 लड़के और हैं, उन लोगों ने मारा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 तो गुलड़िया के हैं और 3 लड़के बाहर के हैं, दूसरे गांव के हैं। हाँ। तो वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है आपके भाई का? जी हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ? हो गया है। वहाँ की पुलिस ने कुछ बात हुई आपकी? बात हुई थी, वो बुला रहे थे, कह रहे थे तुम इसको लेके बॉडी को लेके जाओ, उसको ले जाने के बाद में फिर इधर आओ, इधर आने के बाद में कार्रवाई करते हैं। जी। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं हमारे भाई को हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो हमारे साथ करा है ये बहुत गलत करा हमारे भाई को मार। क्या सूचना मिली थी कि कैसे मतलब मौत हुई है? सूचना ये इन्होंने झूठ बोल लेते, पहले तो झूठ बोला था मेरे से इन्होंने। ये 4 हादसा खत्म हुआ है, 4 हादसा होने के बाद में फिर उसके बाद में जो पता चला, ये जबरदस्ती कामपकू लेके गए थे इसका भाई, और ये 5 लड़के कामपकू ले जा रहे थे इसे जबरदस्ती लंच में। फिर कोई बात नहीं, लंच में आया, लंच में आने के बाद खाना खाया। जब इनमें ये हमारा छोटा वाला भाई शमी ये बोला मैं नहीं जा रहा काम पर, तो जब भी जबरदस्ती ले गए, फिर उसके बाद में ये बोले लाइट से पकड़ा गया, करंट से, जब खत्म हुआ है। आपके भाई की और आपकी जो बात हुई है फोन पे 1-2 दिन पहले? वो बात हुई थी मेरी, बस साली सलाम दुआ ठीक ठाक बात हुई थी। बस ये बोल रहा था मैं घर जाऊंगा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 दिन में घर चला जाना तो, या मेरे पास आ जाना। अच्छा, कोई झगड़ा वगैरह ऐसा? नहीं, कोई झगड़ा इन लोगों ने, दानिश ने इसको झगड़ा होया था, अपनी बीवी से बात करी थी इसने, मेरे भाई ने, तो ये झगड़े के लिए बोला था अपनी बीवी से क्या मैं झगड़ा होया है मेरे साथ, ऐसा मैं गांव को आना चाह रहा हूँ। और अपने साले से इसने पैसे डलवाए हैं, 1500-2000 रुपये डलवाए हैं इस चीज़ के लिए। हाँ। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। हापुड़ में एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब एक जर्जर पंचायत घर अचानक भर भरा कर गिर गया। हादसे में 4 गौवंश मलबे के नीचे दब गए।
सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 गौवंशों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक गौवंश के मलबे में दबने से मौत हो गई। एक अन्य गौवंश की तलाश और राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रही हैं। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और जर्जर भवनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। मेरा नाम मोनिका खटीक है भैया। क्या हुआ था? यहाँ पर ये हमारा ग्राम असोड़ा है और हापुड़ वाला रोड है, पुराना बैंक के पास एक गौशाला है। तो यहाँ पर ये इतनी बुरी तरह ग्रस्त हो गई है। इसमें 4 ढोर भी मर गए हैं और सुनने में आ रहा है कि 1-2 व्यक्ति भी हर वक्त बैठे रहते हैं, पर अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें कोई है या नहीं। तो मेरा तो बस कहना यही है कि हमारे ग्राम असोड़ा के लिए आसपास के गाँवों से ज़्यादा करोड़ों रुपये आता है, तो वो जो सरकार भेजती है, क्योंकि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और प्लस गाय धार्मिक स्थलों के लिए तो बहुत अच्छा कर रही है, पर वो मेरा ये है कि पैसा जा कहाँ रहा है, किसी धार्मिक स्थल पर नहीं लग रहा। ये कितनी बार इसकी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं हम, गौशाला की कैसे ठीक कराइए। सेक्रेटरी साहब ने कुछ लोगों को इसमें मना भी किया था कि अपने पर्सनल ढोर ना बांधे, तभी मैं ठीक कराऊंगा, पर इसमें बांध लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो वो गौशाला कोई भी बांध सकता है, पर जो भी बांध रहा है उसे रिपेयर कराना चाहिए था। अब इसका जो खामियाजा है वो कौन भरेगा? मैं तो कहना चाहूँगी ग्राम सचिव या फिर प्रधानों की समिति या फिर आला अधिकारी या सरकार, क्योंकि इतना सरकार का जो पैसा आ रहा है, वो टैक्स का आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है? सब इसी की तरह से सब अपना पेट भरने का काम। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना लेबल के सॉस की 351 बोतलें मौके पर सीज। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में सॉस निर्माण आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर लगभग 8 क्विंटल सॉस, जिसका मूल्य लगभग 32,000 रुपए है, जिसको मौके पर नष्ट कराया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कराया कि जनपद में लगातार मिल रही शिकायतों एवं बाजारों में बिना लेबल की सॉस की बोतलों की बिक्री संबंधी सूचनाओं के आधार पर दिनांक 29 जुलाई 2026 को उपायुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के एवं उनके नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन एवं पवन कुमार की टीम द्वारा मतलबपुर रुड़की स्थित सॉस निर्माण इकाई मां भगवती फूड्स पर छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान इकाई में बिना लेबल की वेजिटेबल सॉस की 351 बोतलों को मौके पर सीज किया गया। जांच में पाया गया बोतलों के लेबल के ऊपर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, निर्माता का नाम एवं पता, FSSI लाइसेंस नंबर तथा इंग्रेडिएंट्स सूची आदि अंकित नहीं थे। निरीक्षण के दौरान ये भी पाया गया कि सॉस का निर्माण अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। सॉस निर्माण में प्रयुक्त मशीनों में अत्यधिक गंदगी पाई गई तथा दीवारों एवं फर्श पर भी गंदगी जमी हुई थी। मौके पर निर्मित वेजिटेबल सॉस सहित 2 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र, सॉस की पैकिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक बोतलों की फूड ग्रेड सर्टिफिकेट आदि आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों का विधायक संजीव शर्मा ने लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। सावन माह और कांवड़ यात्रा को लेकर शहर के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर विधायक संजीव शर्मा ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों, मंदिर प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा को पहले से अधिक भव्य और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया गया है।
श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंदिर प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पूरे समय मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं, जिससे कई बार श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसे देखते हुए इस बार दर्शन मार्ग पर टेंट और पर्दे लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से राहत मिल सके। इसके अलावा पेयजल, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आज गुरु जी का अभिनंदन किया है, उनका सम्मान किया है। उसके अलावा जो कांवड़ के जो कार्यक्रम है, जो कांवड़ की व्यवस्था है, उनका भी निरीक्षण किया है और मैं पूरी तरह से व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ। कुछ जो कमियां हैं उनको प्रशासन के द्वारा उनको अवगत करा दिया जाएगा, क्या क्या कमियां उसके अंदर रहेंगी। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा करा दी गई है, बैरिकेडिंग ठीक से करा दी गई है, उसके ऊपर पर्दे लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग धूप, छाव और बारिश से बच सके। अच्छी व्यवस्था इस बार कांवड़ की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी बैठक ली है इसकी। इसके अलावा भी अभी प्रभारी मंत्री आए थे और सब जनप्रतिनिधियों ने बैठक ली है। बहुत अच्छी व्यवस्था कांवड़ की अब की बार होगी और भोले महादेव की कृपा से ये जो कांवड़ का कार्यक्रम है बड़े मंगलमय तरीके से पूरा होगा। कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? मुझे लगता है कम से कम 10 लाख लोग दुधेश्वर नाथ महादेव में और यहाँ आसपास क्षेत्र में 10 लाख लोग कांवड़ चढ़ेंगे। क्या लगता है इस बार श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, इस बार बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी साथ में रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हम भी अपनी टीम पूरी तरीके से यहाँ लगा रहे हैं। बागपत के बारात क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। मुरथल से पार्टी कर लौट रहे 6 दोस्तों की कार सड़क किनारे खड़ी केलों से भरी पिकअप में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। 3 घायलों को दिल्ली के हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की जांच शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ट्योढ़ी गांव के पास गुरुवार सुबह उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तेज रफ्तार सेंट्रो कार सड़क किनारे खड़ी केलों से भरी पिकअप में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी युवक अंदर फंस गए। हादसे में लोनी निवासी रिहान और इरशाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि साहिल, सागर, नईम और राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही बारात पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 3 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें दिल्ली के हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि 1 घायल का उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्या नाम है आपका? राजा। आज जिला अस्पताल में आए हैं, घायल भी हैं आपके साथी कुछ लोग, क्या हुआ है? हम मुरथल गए थे घूमने, तो हम 2 लड़कों को जा रहे थे छोड़ने गुड़पुर छोड़ने जा रहे थे जी। तो फिर बीच में मतलब एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके नहीं तो कोई इंडिकेटर, डाइपर कुछ नहीं जल रहे थे, तो हमें दिखाई नहीं थी। तो गाड़ी आई तो टकरा, 2 लोगों की मौत होगी। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम रिहान, एक का इरशाद। अच्छा, 2 लोग घायल हैं। कौन कौन लोग घायल हैं? साहिल है, नहीं नाम। अच्छा, कितने सवार थे आप कार में? 6 थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज़ 20, खबर वही जो मायने रखे।
और अब चलिए बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता दें, जहां अलीगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन उस वक्त गर्मा गया जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। इस दौरान पुलिस पर पिस्टल तानने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि इस आरोप पर पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अलीगढ़ में जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक और धक्का मुक्की हुई। साथ ही आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने प्रदर्शन के दौरान पिस्टल तान दी और इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी हाय हाय के नारे लगाए और रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े प्रशासनिक आदेश का विरोध किया। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारी जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार से जबरन अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करते नजर आए, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है। चलिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। तहीर अहमद, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़। मामला ये है कि हमारे जो योगी जी ने आदेश कर दिया है जौहर विश्वविद्यालय तोड़ने के लिए, रामपुर वाले के लिए, तो हमारा सभी प्रदेश मतलब पूरे प्रदेश में स्टेट लेवल तहसील लेवल पे वो चल रहा है धरना प्रदर्शन। हम देखिए, जिस तरीके से रामपुर के जिलाधिकारी ने जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पे जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त नहीं होने देगा। उसके लिए हमें कोई भी आंदोलन करना पड़े, चाहे दिल्ली की तरह रामपुर की सड़कों को भरना पड़े, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी पर आंच नहीं आने देंगे। आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर हम समाजवादी पार्टी के लोग धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि रामपुर के जिलाधिकारी अपने तुगलकी फरमान को वापस लें और यूनिवर्सिटी के उन 4000 बच्चों का भविष्य देखें, जिसमें 4000 बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि ये सरकार शिक्षा की विरोधी है, छात्रों की विरोधी है, छात्राओं की विरोधी है। तो इस सरकार को शिक्षा की फील्ड में कोई ये आज जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश करा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हम ज्ञापन देने आए हैं डीएन साहब को, और अगर इसके आगे सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ, रामपुर की तरफ जाएंगे और वहाँ प्रदर्शन होगा। ये अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर आगे इस पर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ कोई आँच आई, जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ ही नहीं, हमारा कहना ये है कि ये सरकार इस वक्त तमाम शिक्षा के खिलाफ है। ये चाहते हैं लोग अनपढ़ रहें ताकि इनकी बात इनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं के नेतृत्व में लोग आवाज उठाते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई को लोग खत्म कर देंगे तो इनके खिलाफ आवाज उठना बंद हो जाएगी। अगर जौहर यूनिवर्सिटी में हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी में कोई कागजी स्तर पे कोई कमी है तो उसको पूरा कराया जा सकता है, दुरुस्त करा जा सकता है, उसके सिस्टम को दुरुस्त करा जा सकता है। एक जिस संस्थान पे इतना पैसा लग चुका है, इतना जो तैयार हो चुका है, जिसमें शिक्षा का मंदिर एक तैयार हो चुका है, उसको तोड़ के क्या फायदा मिलेगा अगर कोई और। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल, हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज 20, खबर वही जो मायने रखे। देश बदल रहा है, हर पल एक नई खबर बन रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर जमीन की सच्चाई तक, हर मुद्दे की पड़ताल,
हर खबर की गहराई, हर सच आपके सामने, तेज, सटीक, विश्वसनीय। टीवी न्यूज़ 20, खबर वही जो मायने रखे।